मिस कैरेज के हवाले से आप अक्सर वो विषय सुन रहे होते हैं। काफ़ी ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मिस कैरेज हो जाता है, लेकिन मिस कैरेज के साथ साथ कुछ लोग एबॉर्शन का नाम भी ले रहे होते हैं। तो हमें समझ में ये बात नहीं आती मिस कैरेज और एबॉर्शन में डिफरेंस क्या है। यही आज के वीलॉग में हम जानेंगे। डॉक्टर हिना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल इनसे बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। आइए मिलते हैं डॉक्टर हिना से और पूछते हैं कि भाई ये एबॉर्शन और मिस कैरेज दोनों में फ़र्क क्या है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हिना ये बताइएगा कि एबॉर्शन और मिस कैरेज इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या? अबॉर्शन और मिसकैरेज एक ही चीज़ होती है। मिसकैरेज जैसे कि उसका नाम है, इसका मतलब कोई चीज़ जैसे यूट्रस जो है वो फीटस को कैरी नहीं कर सक रहा और फीटस मिस हो रहा है, तो नाम से ही वो पता चल जाता है उसका मतलब, यानी कि इट इज़ अ मिसकैरेज, जो कि इजी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अबॉर्शन यानी कि अबॉर्ट कर जाता है, तो इट्स द सेम थिंग। मेडिकल लैंग्वेज में मेडिकल टर्म दोनों यूज़ होते हैं, मिसकैरेज भी यूज़ होता है और अबॉर्शन भी यूज़ होता है, और ये एक ही चीज़ को कहते हैं। इट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग एंड टू अ प्रेगनेंसी, और ये बहुत ज़्यादा इट्स अ वेरी सीरियस इमोशनली सेंसिटिव टॉपिक, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसीज होती हैं, जिनके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है ये। अच्छा ये बताएं मिस कैरेज इनफेक्ट होता क्या है? मिसकैरेज हम कहते हैं जब अर्ली लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, विच इज़ एन अर्ली लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हम मिसकैरेज कहते हैं, जबकि फीटस अपनी डेवलपिंग स्टेज में होता है। और मिसकैरेजेस जो हैं, जैसे कि हमने पहले प्रेगनेंसी को डिवाइड किया था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस हो सकते हैं, जो कि 20 वीक्स से पहले फीटस अगर एक्सपेल आउट हो जाता है या फिर वो ग्रो करना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो उस कंडीशन को हम मिसकैरेज कहते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा इसकी टाइप्स भी होती है क्या, या मिसकैरेज का एक ही तरीका है जो हम लोग देखते हैं कि जी ब्लीडिंग हो गई और मिसकैरेज हो गई? नहीं, मिसकैरेज के बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि हर पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं, और उसी साइंस एंड सिम्टम्स और टाइप ऑफ मिसकैरेज के को लेके हम पहले डायग्नोस करते हैं कि वो कौन से टाइप का मिसकैरेज है, कंफर्म करते हैं अपना डायग्नोसिस और फिर उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ मिसकैरेज में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मिसकैरेज है वो है सबसे पहले थ्रेटेंड अबॉर्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। थ्रेटेंड अबॉर्शन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि अभी अबॉर्शन हुआ नहीं है, बट इट्स थ्रेटेंड, मतलब खतरा है अबॉर्शन होने का। उसमें होता है ज़्यादातर ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी में होता है ये, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है ये, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में होने के चांसेस होते हैं इसके। और उसमें होता ये है कि एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, बैक एक हो रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह का पेन हो रहा होता है जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान हर औरत को होता है। थोड़ी सी इंटेंसिटी उसकी मॉडरेट टू सीवियर होती है, और स्पॉटिंग हो रही होती है, यानी कि हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही होती है ऑन एंड ऑफ। ठीक है, उसमें होता यह है कि सर्विक्स जो होता है वो डायलेट, यानी कि सर्विक्स हम द माउथ ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, उसमें सर्विक्स जो है उसका मुंह नहीं खुलता और बस वो मुंह बंद होता है, लेकिन उसमें हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही होती है, और बेबी की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली चल रही होती है। तो इस कंडीशन में हम उसको रोक सकते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन को, और हम उस प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स तक लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए है कि आपको उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, आपको फ़ौरन अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करना है। अगर ज़रा सा भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी में पेन हो रहा है और स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, यू शुड इमीडिएटली गो टू योर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड कंसल्ट हर अबाउट इट, ताकि वो आपको सही मशवरा दे सके और आपको मैनेज कर सके। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स की इंजेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो हम वजाइनली इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या फिर हम ओरली भी कुछ मेडिसिन खाने के लिए देते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिलती है और वो प्रेगनेंसी 9 मंथ तक कंटिन्यू हो सकती है विद अ हेल्दी आउटकम। तो यू शुड नेवर इग्नोर दैट। जैसे कि थ्रेटेंड अबॉर्शन है, दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप जो है इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अगेन नाम से ही उसका पता चल रहा है। इनएविटेबल का मतलब ये कि अब एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अब हम उसको नहीं रोक सकते। इस कंडीशन में ये हो रहा होता है कि पेन हो रहा होता है, पेशेंट यूजुअली ब्लीडिंग के साथ आती है और बच्चेदानी का मुंह खुल चुका होता है, और कुछ प्रोडक्ट्स उसमें ये होता है कि वो स्टार्ट हो चुका होता है प्रोसेस।
तो उस कंडीशन में तो हम कुछ नहीं कर सकते। बेबी की ग्रोथ जो है वो सीज हो चुकी होती है, रुक चुकी होती है, और ऑब्वियसली बेबी अलाइव नहीं होता, हार्ट साउंड्स हमें नहीं मिल रहे होते। हम फर्दर कंफर्म करते हैं उसको अल्ट्रासाउंड पे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं, हम पेल्विक एग्जामिनेशन करके देखते हैं, और वहीं से हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो कि मेम्ब्रेन्स या फीटस या जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होते हैं वो टिश्यूज़ जो हैं वो एक्सपेल होना शुरू हो जाते हैं ब्लड क्लॉट्स के साथ। दैट्स इनएविटेबल अबॉर्शन। फिर नेक्स्ट हमारा है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन इज़ ऑलमोस्ट वेरी, आप ऐसे कह सकते हैं कि इनएविटेबल अबॉर्शन की नेक्स्ट स्टेप होती है। उस कंडीशन में ये होता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका होता है और पेन हो रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, क्लॉट्स आ रहे होते हैं, और साथ में फीटस भी पार्टली या फिर फुली तो नहीं कहेंगे लेकिन पार्टली विद सम मेम्ब्रेन्स एंड सम टिश्यूज़ कुछ एक्सपेल हो चुका होता है और कुछ अंदर रह जाते हैं टिश्यूज़। उस कंडीशन में हमें फ़ौरन उसको पहले कंफर्म करना होता है, जो कि क्लिनिकली हम कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ही हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, और हम फ़ौरन इसकी DNA यानी कि डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन जिसको कहते हैं, यहाँ पे डायलिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायलेट ऑलरेडी हुआ हुआ है सर्विक्स। इसकी इवैक्यूएशन यानी कि खाली करना यूट्रस को, क्योंकि इसमें अगर ज़रा सा भी टिश्यू या मेम्ब्रेन्स या फीटल पार्ट्स अगर रह गए, जिसको हम RPOCs कहते हैं, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जिसको कहा जाता है, अगर वो थोड़े से भी रह गए अंदर तो वो ब्लीडिंग फिर नहीं रुकती और फिर अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं और फिर यूट्रस की जो है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर ऐसी इन्फेक्शंस हो जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसको क्लीन करना, यूट्रस को इवैक्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर हम पेशेंट को एडमिट करते हैं अंडर एनेस्थीसिया या फिर लोकल या फिर जनरल एनेस्थीसिया, जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है वो करके हम DNA करके और यूट्रस को इवैक्यूएट करके क्लीन करते हैं। सही। देन अनदर टाइप इज़ द कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में ये होता है कि जितना भी फीटस, टिश्यू, मेम्ब्रेन्स जो भी होती हैं वो डायलेट होता है, सर्विक्स यूट्रस का मुंह खुलता है, और उसके बाद वो सारा का सारा जो जितने भी रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होते हैं वो सब एक्सपेल कर जाते हैं। दैट इज़ कंप्लीट। वो भी अपने नाम से ही जाहिर है कि कंप्लीटली अबॉर्शन हो गया। इस कंडीशन में ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है कुछ दिनों के बाद, और हम फर्दर कंफर्म कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर कि RPOCs हैं प्रेजेंट यूट्रस में या नहीं है। अगर RPOCs प्रेजेंट नहीं है, एक्सपेल हो चुका है, ब्लीडिंग रुक गई है, तो फिर हम फर्दर उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करते, किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जिस तरह से एबॉर्शन है या क्या मिसकैरेज है, तो समटाइम्स जिस तरह से कहते हैं कि जी मिसकैरेज हो गया और पता भी नहीं चला, ये भी होता है क्या? या पेन बहुत होता है पता चल जाता है? पता यूजुअली चल जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पेशेंट का मिसकैरेज हुआ हो और उसे पता ही ना चले, ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी कभार कंप्लीट मिसकैरेज में ऑब्वियसली जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे पता ही होता है कि वो प्रेग्नेंट है, और मिसकैरेज उसी वक्त होगा जब वो प्रेग्नेंट होगी, और जब ऑब्वियसली बेबी ग्रो नहीं करेगा या कोई चीज़ एक्सपेल होगी उसके अंदर से, अगर कंप्लीट अबॉर्शन भी होता है तो डेफिनेटली उसको पता ही होगा ना कि कोई चीज़ निकली है, या वो प्रेग्नेंट नहीं रही, या प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही, या वो साइज ऑफ यूट्रस इंक्रीज नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पेशेंट को पता ही ना चले और मिसकैरेज हो जाए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल पता चलता है, या ब्लीडिंग होती है, या और कुछ कंडीशन। एक और टाइप है मिसकैरेज की जो कि मिस्ड अबॉर्शन जिसको हम कहते हैं, उसमें होता ये है कि यूट्रस का मुंह जो है वो टाइटली क्लोज्ड होता है, या कभी कभार हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही होती है उसमें से, और बेबी की ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि बेबी डेड हो जाता है, हार्ट साउंड्स हमें नहीं मिलते, और कभी कभार वो थोड़ा ज़्यादा पुराना मिसकैरेज हो जाए, मिस्ड अबॉर्शन अगर हो जाए तो उसमें फिर कुछ ऐसे केमिकल्स बनने के चांसेस होते हैं जो कि बहुत डेंजरस होते हैं मदर के लिए, जो कि आम लैंग्वेज में लोग ये भी कहते हैं कि जहर फैल जाएगा या जहर फैल गया। तो उससे बचाने के लिए फ़ौरन उसको फिर उस कंडीशन में हमें DNA करनी पड़ती है, जिसे डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन कहते हैं। पहले हम कंफर्म करते हैं उसे अल्ट्रासाउंड पे, और उसके बाद फिर हम DNA करते हैं, यानी कि हम हमारे पास डायलेटर्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के, जो कि हम यूट्रस के मुंह में सर्विक्स के जो बीच का होल होता है, जो कि मुंह होता है, उसको डायलेट करके खोलते हैं। उसके बाद हम यूट्रस को इवैक्यूएट करते हैं, उसको जो भी उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होते हैं, फीटस, मेम्ब्रेन्स और टिश्यूज़, वो रिमूव करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, और फिर उसके बाद वो इस तरह से इवैक्यूएट होता है। देन अदर टाइप इज़ द सेप्टिक अबॉर्शन, जो कि
काफ़ी कॉमन है हमारे यहाँ, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा सेप्टिक, जैसे नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन हो गया है। अब इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, उसमें होता ये है, तो मैंने आपको बताया कि रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो है वो यूट्रस में ही रह जाते हैं, और उसको अगर सही से क्लीन नहीं किया जाए और वो अंदर रह जाए तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और फिर इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, कभी कभार तो इन्फेक्शन सिर्फ पेल्विस तक रहता है या यूट्रस तक रहता है, सॉरी यूट्रस तक लिमिटेड रहता है, ये स्टेज 1 होता है। स्टेज 2 ये होता है कि यूट्रस से निकल के पेल्विस के दूसरे एरियाज़ में भी इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है, अराउंड सराउंडिंग्स में। और थर्ड जो होता है वो मोस्ट डेंजरस सेप्टिक अबॉर्शन का स्टेज होता है, जिसमें एब्डोमेन तक, ऊपर तक आ जाता है इन्फेक्शन, और हमारी जो एब्डोमेन में एक मेम्ब्रेन होती है उसे पेरिटोनियम हम कहते हैं, और पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि पेरिटोनाइटिस कहलाती है, विच इज़ अ वेरी फेटल कंडीशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है, और उस कंडीशन में मदर की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक और बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न अबॉर्शन का, जो कि मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी यहाँ पे, वो होते हैं इललेजिटिमेट अबॉर्शंस। जो ख़वातीन कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, वट एवर द कॉज इज़, जो भी अनवांटेड, मैरिड, अनमैरिड, हर तरह की औरतें होती हैं, बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, और मोस्ट ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियंस, गायनोकोलॉजिस्ट जब आप उनके पास जाते हैं और अगर वो सही प्रैक्टिस में होती हैं तो वो रिफ्यूज़ कर देती हैं टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी। और रिफ्यूज़ करने का डेफिनेटली सबसे पहले तो ख़तरा ये होता है कि मदर की लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है इससे। बेबी तो वैसे ही वो जाहिर सी बातें वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मदर की लाइफ को बहुत ख़तरा होता है, यूट्रस रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में होता ये है कि पेशेंट्स को जब आप रिफ्यूज़ कर देते हैं तो वो दाइयों के पास जाती हैं, या फिर उन डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स के पास जाती हैं, क्वैक्स जिसको हम कह सकते हैं, जो कि डॉक्टर्स नहीं होती। बहुत सारी नर्सेज हैं, बहुत सारी दाइयाँ हैं, मिडवाइफ जिसको आप कहते हैं, जिन्होंने अपने क्लिनिक्स, सॉर्ट ऑफ क्लिनिक्स या जो भी बोले आप उनको, वो खोल के बैठे हुए हैं, और वो फिर आपके ना वो बहुत सारी अजीब किस्म के कुछ केमिकल्स, कुछ स्टिक्स होती हैं, या आई डोंट नो, कुछ कपड़े, कुछ मेडिसिन्स, वो क्या क्या इंसर्ट करती हैं वजाइनली, जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, जो कि यूट्रस तक जाता है, और उस कंडीशन में सेप्टिक अबॉर्शन उसको कहा जाता है, और वो सेप्टिसीमिया में चली जाती है। पेशेंट उनको कई दिन हम आईसीयू में रखते हैं, जब वो करवा कर आती हैं इस तरह के कोई काम। वो फीटस तो एक्सपेल नहीं होता, लेकिन ये दूसरे उनकी अपनी जान को ख़तरा हो जाता है। तो प्लीज़ इस तरह के जो ऑथोराइज्ड लोग नहीं हैं, जो रिकग्नाइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, प्लीज़ उनके पास आप लोग नहीं जाएं। इस तरह से आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। लोगों को ये बहुत मतलब कि कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं लगती कि एक अबॉर्ट करवा लें या इस तरह से करवा लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बात होती है, और इसी वजह से आपको प्रॉपर डॉक्टर हमेशा मना करता है टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी। सही। अच्छा, ये जो लोग एबॉर्शन करवा लेते हैं, जो जैसे इलीगली हम इसको कह सकते हैं आसान अल्फाज में, कि जो इलीगल काम हो रहा होता है, मुझे ये बताएं इसके बाद क्या प्रेगनेंसी ईजिली हो जाती है या उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये जो अबॉर्शन हो रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सेप्टिसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब पेशेंट सेप्टिसीमिया में जाती है तो सबसे पहले तो उसके ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा। पेशेंट ज़िंदा रहेगी तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। और अगर वो बच जाती है तो यूट्रस, कभी कभार तो इतना बुरा हाल होता है यूट्रस का कि यूट्रस हमें निकालना पड़ता है, हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है। जब यूट्रस ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का क्या कैसे हो सकता है, ठीक है। थर्डली, यूट्रस इतना ख़राब हो जाता है कि अगर हम उसे छोड़ भी देते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन और एडिशंस और स्कारिंग इतनी हो चुकी होती है कि प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो जब फर्टिलाइज्ड एग आके इम्प्लांट होने लगता है यूट्रस में, तो वो इम्प्लांट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जब एंडोमेट्रियम, जो कि इनर लाइनिंग यूट्रस की होती है, जब वही अनहेल्दी होगी तो वो प्रेगनेंसी की इम्प्लांटेशन को कैसे सपोर्ट करेगी? तो इस प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। पहले तो सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, फिर यूट्रस के रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और यूट्रस बच जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं।
कुछ कंडीशंस में बहुत लकी होते हैं वो पेशेंट्स, की ज़िंदगी भी बच जाती है और यूट्रस भी बच जाता है बहुत ज़्यादा। वो पेशेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल अर्ली स्टेज में आ जाते हैं हमारे पास इस तरह की कोई मैनिपुलेशन कराने के बाद किसी मिडवाइफ से या किसी नर्स या किसी नॉन डॉक्टर से। तो अगर वो बहुत अर्ली स्टेज में आ जाते हैं और उनका इन्फेक्शन टाइम पे कंट्रोल कर लिया जाता है, अगर वो स्टेज 1 या स्टेज 2 में आ जाते हैं तो फिर चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। सर डॉक्टर हिना यहाँ पे ये भी बताइएगा, जिस तरह इलीगल एबॉर्शन का जैसे नाम आता है ना तो जहन में एक चीज़ आती है इलीगल, लेकिन कभी कभी किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी तो ये किया जा सकता है एबॉर्शन? बिल्कुल किया जा सकता है, दैट्स राइट। सिर्फ उस कंडीशन में किया जा सकता है जहाँ पे मदर की लाइफ को खतरा होता है। अच्छा। जहाँ माँ की जान को खतरा होता है वहाँ पे हम अबॉर्शन करते हैं और हर सही डॉक्टर टर्मिनेट कर देती है प्रेगनेंसी को। इसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं मैटरनल कार्डियक डिजीजेस, कुछ ऐसी हार्ट की डिजीज़ेस होती हैं कुछ औरतों को जो कि उनकी प्रेगनेंसी के बीच में उनको बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी उनकी डेथ हो सकती है। उस कंडीशन में हमें फीटस को बिल्कुल वो करना पड़ता है, इवैक्यूएट करना पड़ता है और अबॉर्ट करना पड़ता है। उस कंडीशन में हम उसको लीगल भी कहते हैं और वो हमारा मेडिकल प्रोफेशन भी उसको अलाउ करता है और हमारा रिलीजन भी उसको अलाउ करता है, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग है। लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़िंदगी प्रेजेंट है उसको बचाना ज़रूरी है रादर देन कि जो ज़िंदगी आने वाली है। और वही हमारे मज़हब में भी ये है कि 120 डेज से पहले हम उसको कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी डायग्नोज हो जाए और जितना जल्दी हमें पता चल जाए कि कोई ज़्यादा थ्रेटनिंग इशू है तो फिर हम उसको अबॉर्ट कर देते हैं। सही। तो इस केस में ये इलीगल नहीं होता, देन इट इज़ कम्प्लीटली लीगल। आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शेयर की, काफ़ी सारी बातें शेयर की जिसमें वाकई में हम कहते हैं कि मेरा तो एक मानना है कि अगर आपको एक लाइफ नहीं चाहिए तो फिर आप ऐसा कुछ करें ही मत कि उस लाइफ को फिर आपको बाद में डैमेज करना हो और उसमें आपकी अपनी ज़िंदगी ही डैमेज हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ बताइएगा कि लोगों को अक्सर मैंने कहते सुना है कि 2 मंथ्स तक जो है वो किसी को ना बताना कि तुम प्रेग्नेंट हो क्योंकि नज़र लग जाएगी, या फिर 2 मंथ्स में बेबी जो है वो सेट हो रहा होता है अपनी जगह पर और अगर आप इस चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं तो मसाइल हो जाते हैं। ये मतलब ऐसा होता है कि 2 मंथ्स में ही अबॉर्शन हो सकता है या 2 मंथ्स के अंदर ही मिसकैरेज हो सकता है, उसके बाद 9 मंथ तक कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस हो सकते हैं और ये जैसे 20 वीक्स प्रेगनेंसी के जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेज किसी भी टाइम पे हो सकता है। और जहाँ तक फर्स्ट 2 मंथ्स की बात है तो फर्स्ट 2 मंथ्स नहीं लगते हैं, बेबी तो इम्प्लांट एक दिन में ही हो जाता है, कि उसमें कुछ टाइम लगता है उसको इम्प्लांट होने में। 2 मंथ्स नहीं लगते हैं और सेट क्या बस वो एक जगह इम्प्लांटेशन हो जाती है और उसके बाद ग्रोथ शुरू हो जाती है, डिफरेंट ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं बेबी के। और फिर बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो कि कॉजेज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो एक अलग बिल्कुल लेंथी टॉपिक है, तो उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे ताकि सही से समझ आ सके लोगों को कि कॉजेज़ होते क्या हैं। और जहाँ तक नज़र का ताल्लुक है तो हम डिनाई तो नहीं कर सकते इस बात को क्योंकि नज़र होती तो है डेफिनेटली, लेकिन ये फर्स्ट 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आई डोंट नो, ये तो फिर हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर कोई बताना चाहता है तो वो उनका पर्सनल इशू है, कोई नहीं बताना चाहता वो भी उनका पर्सनल इशू है। अबॉर्शन का ताल्लुक है तो आपने जैसे एक वर्ड सुना होगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो अबॉर्शन इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्योंकि इट्स अ नेचर्स वे ऑफ प्रोटेक्शन के एन एबनॉर्मल बेबी डज नॉट टेक बर्थ। ठीक है, अबॉर्शन जब हम कॉजेज़ डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अबॉर्शन होता क्यों है, और जब आपको कॉजेज़ पता चलेंगे कि अबॉर्शन क्यों होते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि इसको मैंने ब्लेसिंग क्यों कहा है। It's better not to have a baby than to have an abnormal baby or a special baby. सही। चलिए जी, ये कॉजेज़ के हवाले से जो आप प्रोग्राम देखेंगे वो इसका पार्ट 2 होगा। तो आज हमने मिसकैरेज और एबॉर्शन, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह ज़रूर कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ शेयर की और इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि वाकई में हमें नहीं पता थी, लेकिन जब आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।